हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की ज़बरदस्त क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज तक जितनी भी हिंदी की क्लासेस हुई हैं उन सभी से सबसे बेहतरीन क्लास आज होने वाली है आपकी क्लास। टॉप 25 क्वेश्चंस लाया हूँ, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लेना। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइएगा, जो पॉइंट्स बताऊँ उनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्रैश कोर्स अगर आपको परचेज करना है, 1 महीने आपके पास भाई समय है, तैयारी करना है, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा। 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 527 पेज की ये पीडीएफ है। पीडीएफ के थ्रू आप लोग अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। कैसे लेना है इसे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले इसी के लिंक है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को भाई। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। इन प्रश्नों को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। 25 क्वेश्चंस लाया हूँ, बहुत है आपके लिए। ठीक है, और सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक पेज में आसानी से आ जाएगा। 1 लाइनर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, बताएं कहाँ? मथुरा, इलाहाबाद या वाराणसी या लखनऊ? बताइए भाई सभी लोग। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा है। क्या है डियर? मथुरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हर चैप्टर से मैंने एक एक जो है प्रश्न उठाए हैं, 25 चैप्टर से। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे जो कैंडिडेट पढ़े हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। और मैं बता दूं, जिस जिस चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया, अभी थोड़ा क्वेश्चन और क्वेश्चन इसमें नहीं है, जैसे हिंदी साहित्य के मैं नहीं ले पाया हूँ, छंद के नहीं ले पाया हूँ, ठीक है, रस के नहीं ले पाया हूँ, अलंकार तक है। ठीक है, तो वो भी मैं कल वाली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है आपका मथुरा में। ठीक है, स्टार लगा के नोट करना, हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये बोली कि स्पेशल मैं क्लास ले भी चुका हूँ, उसमें मैं करवा भी चुका हूँ। अगर आप लोग क्लास को नहीं देखें तो देख लीजिएगा, डिटेल में मैं समझाया हूँ अच्छे से। अब देखिए, जैसे व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपका मथुरा है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, तो नोट करिए, फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। इनको नोट करते हुए चलना है। आज मैं डिटेल में हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरी क्लास ज़रूर देखना। बहुत ही हेल्पफुल क्लास है, आज तक की सबसे नंबर 1 क्लास होने वाली है आज की ये क्लास। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अब एग्जाम में पूछे कि हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अभ्रंश से हुई है। कहाँ से हुई है? शौरसेनी अभ्रंश से हुई है। नोट कर लीजिए अभी के अभी। अब एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो नोट करिए, हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। किस परिवार की? भारोपी परिवार की भाषा है। नोट कर लीजिएगा। 3 पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताएं, इनको नोट कर लीजिएगा। चलें आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे देखिए, या का उच्चारण स्थान है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे उच्चारण स्थान का प्रश्न करवा रहा हूँ, अब ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में उच्चारण स्थान से प्रश्न आना ही आना है। मतलब एक प्रश्न तो आएगा, 2 हो जाएगा, बट प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में 100%, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि 3 साल से मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अच्छा खासा अनुभव हो गया है। तो एक विश्वास के साथ चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल से 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। तो देखिए, अगर हम का वर्ग की बात करें, किस वर्ग की? का वर्ग की। तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? कंठ से होता है। ठीक है ना। अगर हम चा वर्ग की बात करें, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु से। ठीक है, और इसी में आपका ई का, या का और ये वाले सा का, ईचू या शा नाम, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई और या और सा, इनका उच्चारण स्थान भी तालु से होता है। तो यहाँ पे देखिए, या का पूछा है ना, तो या का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। समझ में आ जाना। चलिए, अब देखिए, अगर हम टा वर्ग की बात करें, ठीक है ना, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। ता वर्ग की बात करें, अब टा के बाद तो जानते हैं ना, ता के बाद ठा आएगा, डा आएगा, ये तो पता है ना। तो जितने भी टा वर्ग में आएंगे वो सब आपके क्या होंगे? मूर्धन्य हो जाएंगे। ठीक है, अभी और मैं बता रहा हूँ, जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। और का, जैसे का वर्ग मैंने बताया, यहाँ पे का वर्ग के उच्चारण स्थान किससे होते हैं?
पंचम वर्ण को छोड़कर जो पंचम अक्षर होते हैं लास्ट वाले, जैसे अंगा हो गया, अड़ा हो गया, इया हो गया, इनको छोड़कर, जैसे का वर्ग में आपका खा हो गया, घा हो गया, गा हो गया, इनके उच्चारण आपके कंठ से होंगे पंचम अक्षर को छोड़कर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो या का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। अब तीनों सा को नोट कर लीजिए, ये वाला सा हो गया, ये वाला सा हो गया, ये वाला तो मैंने अभी आपको बता दिया। इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसका तालु से होता है, इसका जो है सॉरी इसका मूर्धन से होता है, इसका जो है ये वाले सा का उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे पंचमा अक्षर जो होते हैं, कौन कौन से पंचमा अक्षर होते हैं? जैसे अंगा हो गया आपका, ठीक है, इया हो गया आपका, ठीक है, अड़ा हो गया आपका, ना हो गया आपका, मा हो गया, इनके उच्चारण स्थान नासिक वर्ण से होते हैं। कहाँ से? नासिक वर्ण से होते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और नोट कर लीजिए। जैसे उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों सा और हाँ, ये आपके उष्म व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वाह, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 25। ठीक है ना, का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक के जो सभी वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उस व्यंजन 4 होते हैं, सा 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 हा, और अंतःस्थ व्यंजन या रावलावा आपके होते हैं। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा फैक्ट नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। विराम चिन्ह से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना फिक्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह पूछा है, तो देखिए अल्प विराम का जो चिन्ह होता है डियर, ये होता है। ठीक है ना, और भी कुछ मैं विराम चिन्ह आपको मैं नोट करवा रहा हूँ, आप लोग नोट करिए। जैसे ये चिन्ह किसका है? ये वाला, तो ये चिन्ह आपका है, नोट करिए, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। किसका है? अर्ध विराम का चिन्ह है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ध विराम का चिन्ह है। राइटिंग पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी तैयारी नहीं करवा सकता ऐसे में। ठीक है, और बिल्कुल मैं फ्री में आपको कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी पैड कोर्स दुनियादारी कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस लाइक कर दो, पसंद आ रहा है तो मोटिवेट हूँ, ताकि और भी अगली जो क्लास हो उसमें और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं लाऊं, और भी ज़बरदस्त मेहनत आप लोगों के लिए करूँ। ये मैंने आपको बता दिया अल्प विराम। ये आपका किसका चिन्ह है? ये आपका विस्मय बोधक का चिन्ह है। किसका? विस्मय बोधक का चिन्ह है डियर। विराम चिन्ह की मैं स्पेशल क्लास लिया हूँ, रिवीजन आपका करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, विस्मय बोधक का चिन्ह है आपका ये। ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। किसका है? पूर्ण विराम का चिन्ह है आपका। ठीक है, समझ जाइएगा। ठीक है, ये 3 बता दिए। और भी जैसे विवरण का चिन्ह कौन सा होता है? विवरण का चिन्ह आपका ये होता है, देखिए विवरण का चिन्ह ये होता है, ये होता है। ठीक है, लाघव चिन्ह नोट कर लीजिए, लाघव चिन्ह आपका ये होता है 0। योजक चिन्ह आपका ये होता है, ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, उपविराम आपका ये होता है। ठीक है, ये अर्धविराम उपविराम में आप लोग कन्फ्यूज मत होना, ये उपविराम का चिन्ह है और ये आपका जो है अर्धविराम का चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह आप सभी को पता है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। हंस पद आप सभी को पता है, ये हंस पद का चिन्ह है। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको बताए इसमें उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निर्देशक का चिन्ह ये आपका थोड़ा निर्देशक वाला बड़ा रहता है, योजक वाला थोड़ा छोटा रहता है, तो कन्फ्यूज मत होना। चलिए, तो अल्प विराम वाला कौन सा था? सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। अभी तो बहुत क्वेश्चन ज़बरदस्त बाकी हैं। प्रगति में उपसर्ग बताएं, प्रगति में उपसर्ग बताएं। तो देखिए इसमें कुछ समझाना तो है नहीं है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है। प्रगति, प्रा उपसर्ग हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आया? उपसर्ग पहले लगता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 10। और संस्कृत में कितनी होती है? संस्कृत में कितनी होती है? नोट कर लीजिएगा, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। नोट कर लीजिएगा दोनों पॉइंट्स को आप लोग। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। वीडियो को यार लाइक कर दो, अभी भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। संकर शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी मेहनत लोग पैड कोर्स में करते हैं, मैं तो आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ सभी बच्चों के लिए। संकर शब्द का क्या अर्थ है? तो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी यहाँ पे हो गया, क्या हो गया? रेलगाड़ी आपका हो गया। ठीक है, रेलगाड़ी देखिए 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। देखिए रेल अलग है, गाड़ी अलग है। अब देखिए रेल जो है आपका, ये आपका इंग्लिश भाषा का शब्द है। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा का शब्द बोल सकते हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और गाड़ी आपका जो है हिंदी भाषा का शब्द है। समझ में आया कि नहीं आया? संकर शब्द किसे कहते हैं? जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी है, तो रेल इसमें आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है। और भी जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, टिकट घर,
टिकट घर आपका हो गया, टिकट घर आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे टिकट आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर आपका जो है हिंदी भाषा का शब्द है। अब तो समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना आप लोग लास्ट में, चाहे अभी आप लोग, ठीक है। चलिए ये आ गया, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी में बताएं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आज की क्लास में। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। बहिर्मुखी में आपका बहिर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, मज़ा आ गया आज की क्लास में। अगला प्रश्न देखिए, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना जो है किस प्रकार की संज्ञा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। सभी लोग भाई जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हों तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे गंगा नदी हो गया, नदी नहीं आएगा, नदी आपका जातिवाचक में चला जाएगा, मतलब सभी नदियों का बोध हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब जैसे जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे? देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक मैंने आपको बता दिया कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपका सुनील, सुनील एक क्या है? व्यक्ति है, ठीक है ना। भारत जैसे आ गया, भारत एक क्या है? देश का नाम है, ठीक है ना। गंगा, गंगा एक क्या है? नदी है। तो ये सब क्या होते हैं? कभी कभी देवनागरी देखने को मिल जाता है, ये सब क्या है? लिपियाँ, ये सब क्या होंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ देंगी। अब जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, अब भाई लड़का लिख दिए हम, तो लड़का लिख दिए तो सभी लड़का का बोध हो रहा है उसमें। वकील, सभी वकील का बोध हो रहा है। नदी, सभी नदी का बोध हो रहा है। मनुष्य, सभी मनुष्य का बोध हो रहा है। गाँव, सभी गाँव का बोध हो रहा है। तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। द्रव्यवाचक कैसे पहचाना जाता है? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, माप तौल वस्तुएं आ जाती हैं जिसमें, वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, ये सब क्या हैं? माप तौल के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। समूहवाचक, समूहवाचक कैसे पहचाना जाते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो वो आपका जो है समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे आपका पुस्तकालय हो गया, ठीक है, सेना हो गया, परिषद हो गया, ये सब क्या है? आपके समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी और भी क्लासेस होंगी तो अच्छे से और भी समझाता रहूँगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं बताएं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ये आपका कार्य है। पढ़ाना मेरा कार्य है, बिल्कुल फ्री में कंटेंट देना मेरा कार्य है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन होता है आपका, एक वचन होता है, और बहुवचन होता है। समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से अलगाव, से अलगाव, जहाँ पे अलगाव की बात हो, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें आपका अपादान कारक हो जाएगा। अलगाव की बात हो रही है, अलग हो रहे हैं ना, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं पत्ते, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कारक के कितने भेद होते हैं, इनको नोट करिए सभी लोग, इनसे प्रश्न आते हैं कारक से। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 8 भेद हैं। अब चिन्ह इनके जरूर याद रखिएगा। जैसे कर्ता, ने, कर्ता का ने हो गया, कर्म को हो गया, करण से के द्वारा हो गया, संप्रदान को के लिए हो गया, अपादान से अलग होने का भाव जहाँ पे हो अवदान होगा, ठीक है। संबंध का, की, के, रा, री, री है। अधिकरण में पर हो गया। संबोधन हे, अरे, हो, ओ, जी। तो इनको आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनसे प्रश्न आते हैं, सबके विभक्तियाँ चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कर्ता का क्या होता है, कर्म का क्या होता है, इनको नोट कर लीजिएगा। अभी एक प्रश्न और मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे ये, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। कर्ता तो होगा नहीं, अपादान होगा नहीं,
संप्रदान हो जाएगा के लिए। देखिए है ना यहाँ पे के लिए, अब देखिए कैसे के लिए, ये देखिए संप्रदान के लिए था ना, तो आपका संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ। तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं जो है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। और ये जितने भी चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, सारे के सारे चैप्टर्स की मैं टॉपिक वाइज क्लास ले चुका हूँ, बिल्कुल फ्री में, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं। बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त तरीके से आज आप लोग आंसर कर रहे हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका, पुरुषवाचक। ठीक है, सर्वनाम की संख्या अगर पूछे, क्या पूछे? सर्वनाम की अगर संख्या पूछे, सर्वनाम की संख्या पूछे तो कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या नोट करिएगा, 11 होती है। ठीक है ना। अगर सर्वनाम के भेद पूछे तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक, निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक या अनिश्चित परिणामवाचक? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पे जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर आ जाए वाक्य में, कुछ आ जाए, तो वो आपका अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विशेषण के अगर भेद पूछें, विशेषण के अगर भेद पूछे तो कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, चारों भेद के नाम भी याद रखिएगा। गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिणामवाचक हो गया, सार्वनामिक जिसे निजवाचक नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। धातु कहते हैं किसको? बताएं सब लोग, धातु किसे को कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु किसे कहते हैं? बताएं सब लोग भाई। क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को। तो धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सीता सो रही थी वाक्य का काल है। अपूर्ण भूतकाल आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। मिश्र वाक्य आपको पहचाना है इसमें। पहचानिए सभी लोग भाई। तो यहाँ पे देखिए उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिजीविषा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकी का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए, आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, इसका अर्थ क्या होगा? घमंड दिखाना, धोखा देना, उपद्रव करना या मानना देना? बताइए सब लोग। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकी का अर्थ होता है धोखा देना होता है। क्या होता है? आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, धोखा देना होता है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न, राज दरबार में समास बताएं। और समास की मैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लाने वाला हूं, वेट करें आप लोग कुछ दिन। राज दरबार में समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। वेरी गुड भाई। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। यहाँ पे काव्यत्री लिखा हुआ है, तो काव्यत्री का शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है काव्यत्री, ये इसका शुद्ध रूप है, ये वाला काव्यत्री शुद्ध रूप है। कवि इसका जो है पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पे जो आर्द्रता है इसका विलोम क्या होगा? आर्द्रता का आर्द्र, सूखा, गीला, शुष्क, क्या होगा? आर्द्रता का विलोम शब्द क्या होगा भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो आर्द्रता का जो विलोम होगा शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कानन का पर्यायवाची शब्द बताएं। कानन का पर्यायवाची शब्द बताएं। इतने लोग क्लास को देखते हो और वीडियो 100 से 200 लोग ही करते हो मात्र, तो ऐसी क्या कमी रह जाती क्लास में? वो भी फीडबैक आप लोग दिया करें क्लास में। तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर किया करो, ताकि मैं और भी ज़बरदस्त और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं ला सकूं ऐसे ही डेली।
कानन का पर्यायवाची क्या होता है, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है। अब जैसे आज का ये क्लास है, मात्र 25 क्वेश्चन तैयार करने में मुझे 2 घंटे लग गए, तो बस 2 घंटे के लिए एक लाइक तो बनता है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो 2 घंटे की मेहनत को बदल दीजिए 1 सेकंड में, लाइक कर दीजिए। कानन का पर्यायवाची होता है, क्या होता है, वन होता है। क्या होता है डियर, वन होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अली अली शब्द युग्म का जो है सही अर्थ क्या है, ये इस बार के पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पेट के एग्जाम में। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हल्के में मत लीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है भौरा सखी। क्या है, भौरा सखी है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तत्सम शब्द का विकल्प चुनिए। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, तत्सम शब्द का विकल्प चुनना है। कृष्ण आपका तत्सम शब्द है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, शूधन आगत हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। चलिए अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब तो अच्छे से दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार, रसचंद अलंकार की क्लास होना बाकी है। चलिए गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, क्लास ले लूँगा तो गलत नहीं होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की आज तक की सबसे नंबर 1 क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है या क्लासेस हों उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसे ही आप लोगों को क्लासेस डेली चाहिए, मुझे पूरा विश्वास कि आज की क्लास आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। देखिए रीजनिंग की कोशिश करूंगा, कंटेंट बना रहा हूं मैं, रीजनिंग अगर पॉसिबल होगा तो रीजनिंग की क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में आज सबसे ज़्यादा लाइक होनी चाहिए, क्योंकि आज तक की ये सबसे ज़बरदस्त क्लास है, तो सबसे अधिक लाइक भी आज इसमें आनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।